Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the combustion process of the fuels. Starting with the combustion, तो पहले देखते हैं what is combustion. Combustion is a chemical reaction between a fuel and oxygen which proceeds at a faster rate with the release of energy in the form of heat. तो कंबस्शन जो हम बार बार ये वर्ड का बहुत ज्यादा यूज होता है थर्मल इंजीनियरिंग में, स्पेशली फ्यूल्स के केसेस में. बेसिकली कंबस्शन एक केमिकल रिएक्शन है जो कि फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच में होती है, और ये बहुत ही फास्टर रेट से होती है. ठीक है, इसमें बिना किसी कैटलिस्ट का यूज किए ये जो रिएक्शन है वो अपने आप ही जो इसका रेट है वो काफी तेज होता है. और साथ ही साथ इसमें जो एनर्जी है वो रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट. मतलब हीट के फॉर्म में एनर्जी जो है वो रिलीज करते हैं. वो एनर्जी कहाँ से आती है? केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल. तो वो क्या होती है? केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल होती है. तो बेसिकली कंबस्शन इज ए प्रोसेस विच कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू थर्मल एनर्जी, विच कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? थर्मल एनर्जी में. ठीक है, तो उसी तरीके से इसमें जो डिवाइस यूज होता है वो एक क्लोज चैम्बर होता है जिसको कंबस्शन चैम्बर या कंबस्टर बोलते हैं. कंबस्टर या फिर कंबस्शन चैम्बर. तो कंबस्शन चैम्बर कह लीजिए या कंबस्शन प्रोसेस कह लीजिए, इट इज ए डिवाइस और ए प्रोसेस विच कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल इनटू द थर्मल एनर्जी. ठीक है, एंड देन दिस थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय गैस टरबाइन. आप कह सकते हैं गैस टरबाइन के थ्रू, या फिर स्टीम टरबाइन के थ्रू, या फिर इंटरनल कंबस्शन इंजन के थ्रू वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. एंड देन द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द मींस ऑफ जनरेटर्स, अल्टरनेटर्स. ठीक है, तो ये सब क्या है? अलग अलग तरह के डिवाइसेस हैं और इनमें अलग अलग तरह के प्रोसेसेस हैं जो एक तरह की एनर्जी को दूसरी तरह की एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. तो कंबस्शन की समझ में आ गया. कंबस्शन बेसिकली क्या है? केमिकल रिएक्शन है, सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन है फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच में जिसमें से एनर्जी रिलीज होती है. तो हम जैसे बोलते हैं किसी फ्यूल को, जैसे हम सपोज अपने घरों में खाना बनाने के लिए गैस जलाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो ए कंबस्शन. तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं? कंबस्शन प्रोसेस कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी एक जो फ्यूल यूज हो रहा है मीथेन गैस, वो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? एटमोस्फेयर में काफी ऑक्सीजन अवेलेबल है. तो उसको क्योंकि उसको ओपन में हम जला रहे हैं, तो ऑक्सीजन जो है एटमोस्फेयर की ऑक्सीजन वो ले लेता है कंबस्शन के लिए. ठीक है, अगर किसी क्लोज चैम्बर में आप किसी फ्यूल को जलाएंगे तो वहां पे आपको ऑक्सीजन सप्लाई करनी पड़ती है, जैसे आईसी इंजन के केस. ठीक है, तो दिस इज द कंबस्शन. तो कंबस्शन मतलब किसी फ्यूल को जलाना, कंबस्शन प्रोसेस हम उसको बोल सकते हैं आसान लैंग्वेज में. और उसको जलाने के लिए उसको जलाने के लिए हमें जरूरत होती है फ्यूल की और टेम्परेचर की. वो जो केमिकल रिएक्शन है, ऐसे ही नहीं कि आप फ्यूल को बस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाओगे तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी. उन केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए एक टेम्परेचर की जरूरत होती है. तो वो जो टेम्परेचर होता है, दैट टेम्परेचर इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्यूल. वो टेम्परेचर फ्यूल की प्रॉपर्टी होता है, और हर एक फ्यूल की वो प्रॉपर्टी अलग अलग होती है. जैसे गैसोलीन, पेट्रोल की बात करें तो वो अलग होगी. डीजल की जो टेम्परेचर होगा, जिस टेम्परेचर पे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कंबस्शन करेगा, वो अलग होगा. है ना? केरोसिन का टेम्परेचर जो है वो अलग होगा. तो वो अलग अलग फ्यूल्स की प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, उसको बोलते हैं ऑटो इग्निशन टेम्परेचर या सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर. दैट प्रॉपर्टी ऑफ द फ्यूल एट विच दैट टेम्परेचर एट विच द फ्यूल ऑटो इग्नाइट्स विद द ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन के साथ जब वो फ्यूल जो है वो जलना शुरू हो जाता है, दैट प्रॉपर्टी इज ऑटो इग्निशन या सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर. अब वो जो टेम्परेचर है हम अलग अलग मीडियम में, अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग मीडियम से प्रोवाइड करते हैं. जैसे पेट्रोल इंजन में देखें तो स्पार्क हम उसके लिए यूज करते हैं, टेम्परेचर के लिए स्पार्क यूज किया जाता है. डीजल इंजन में देखा जाए, डीजल इंजन में देखें तो उसमें कंप्रेशन का यूज करते हैं उस टेम्परेचर को अचीव करने के लिए. तो बेसिकली कंबस्शन जो है वो, उसके लिए एक तो फ्यूल चाहिए, एक ऑक्सीजन चाहिए. कंबस्शन रिएक्शन अगर हमें करानी है तो हमें एक तो चाहिए होगा फ्यूल, और फ्यूल को जलाने के लिए चाहिए होगी ऑक्सीजन. और इन दोनों की रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए, इस केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए होगा एक टेम्परेचर. ठीक है, तो दैट इज द कंबस्शन.
इन केमिकल रिएक्शंस, तो ये बेसिकली क्या है, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, तो उस केमिकल रिएक्शंस में जो स्टार्टिंग वाले पार्ट होंगे, एलएचएस वाले कह सकते हैं, उनको तो हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स, और जो आरएचएस वाले पार्ट होंगे, जो प्रोडक्ट बनेंगे उससे, उनको बोलेंगे प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स होंगे जो रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद में जो कंपाउंड या जो भी वो बनाएंगे, गैस बनाएंगे, उसको बोलेंगे प्रोडक्ट्स। ठीक है, इन केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स कंप्राइज ऑफ इनिशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच स्टार्ट्स द रिएक्शन। तो जो कंपोनेंट्स रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे, जैसे कि CH4+2O2, तो रिएक्शन तो ऑब्वियसली एक फ्यूल और ऑक्सीजन ही स्टार्ट करेंगे, तो ये हमेशा क्या होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे। while products comprise of final constituent, जो फाइनली जो बनेंगे इनकी रिएक्शन के बाद में, वो क्या होंगे, प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, फाइनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच फॉर्म्ड बाय द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन से जो बनेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उनको प्रोडक्ट्स बोलेंगे, और जो स्टार्ट करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, उनको रिएक्टेंट्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे CH4 यानी कि मीथेन जो है, ये एक फ्यूल है। तो ये फ्यूल और ऑक्सीजन जो है, इस रिएक्शन में, अगर एक जनरल रिएक्शन हमने यहाँ पे ले ली, तो इनको बोलेंगे रिएक्टेंट्स, और इनकी रिएक्शन से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्रोडक्ट्स, इनको बोलेंगे प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है, देखिए इस इक्वेशन में ये जो मीथेन गैस है, इसका कितना मोल है, इसके इसके पहले कितना लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 1 मान लेते हैं। तो ये जो मीथेन है, इसका 1 मोल हमने लिया। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पहले कितना लिखा हुआ है, 2, तो यानी कि ऑक्सीजन के 2 मोल इस रिएक्शन में हमने रिएक्शन में पार्ट लिए। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड के पहले कितना लिखा हुआ है, कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। और H2O के पहले कितना लिखा हुआ है, 2, यानी कि 2 मोल वाटर जो है वो प्रोड्यूस हुआ। वाटर वेपर कह सकते हैं, क्योंकि कंबशन रिएक्शन है, हीट जनरेट होगी, तो जो भी लिक्विड वाटर बनेगा वो एब्जॉर्ब करके वाटर वेपर बना लेगा। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ मीथेन, मीथेन का कितना मोल है, 1, रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 2 मोल के साथ में रिएक्ट करेगा, टू फॉर्म 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर, 2 मोल्स जो है वो वाटर के बनाएगा। ठीक है, तो ये है एक रिएक्शन, मीथेन के कंबशन की रिएक्शन, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनिशियलाइज करेंगे उनको रिएक्टेंट्स बोलेंगे, जो बनाएंगे उनको प्रोडक्ट्स बोलेंगे। इनके मोल्स का भी इस रिएक्शन से हमें पता लग जाएगा कि 1 मोल ऑफ मीथेन को कंबाइन होने के लिए 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और जब उसको 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगी, तो कंबशन रिएक्शन के बाद में 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और 2 मोल्स ऑफ वाटर वेपर बनेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो है फ्यूल और ऑक्सीजन मिलके कंबशन रिएक्शन करते हैं, टेम्परेचर भी साथ में चाहिए होगा, और उससे हीट जनरेट होती है। प्रोडक्ट्स तो बनेंगे ही बनेंगे, और प्रोडक्ट्स के साथ में यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं प्लस हीट, तो प्लस हीट भी यहाँ पे जनरेट होती है। ठीक है, दैट इज द कंबशन। अब देखते हैं कुछ जनरल फ्यूल्स की कंबशन इक्वेशन। जैसा कि फ्यूल्स के बारे में लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि फ्यूल्स में 3 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, 3 मेन बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर। तो हर एक जो भी कोई फ्यूल होगा, वो इन 3 कॉन्स्टिट्यूएंट से ही मिलकर बना होगा। लेकिन अगर हम फ्यूल, एक्चुअल फ्यूल में के बारे में देखेंगे, तो सल्फर जनरली उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि सल्फर को हम या तो हटा देते हैं, या फिर वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। लेकिन सल्फर भी होता है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट फ्यूल का। तो ये 3 बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर, इनकी इक्वेशंस को हम पहले एनालाइज करते हैं कि अगर ये 3 इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम लेते हैं, तो इनका कंबशन जो है वो किस तरीके से होता है, इनकी जो कंबशन रिएक्शन है वो किस तरीके से होती है। तो इसको समझ भी लेंगे, और इसको समझने के साथ साथ याद करना भी जरूरी है। तो ये देखिए, कार्बन की क्या रिएक्शन होती है, सी सबसे आसान है कार्बन की, C+O2 = CO2। कार्बन जो है वो 1 मोल ऑफ कार्बन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। तो ये तो हो गई बात मोल की टर्म में। अगर मोल के बारे में हम लिखेंगे, तो मोल्स के टर्म में ये सीधे सीधे यहाँ पे हमें मिल जाती है। अब हम इसको, इसी इक्वेशन को फिर से देखते हैं, क्योंकि ये सॉलिड फ्यूल है, कार्बन को सॉलिड फ्यूल की तरह लेते हैं, तो इसका मास की फॉर्म में हम लेते हैं, केजी में ले रहे हैं इसको। तो इसको हम देखते हैं अब इसके मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से। अभी तो मोल के हिसाब से हमने देख लिया, अब मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से देखते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से अगर हम देखेंगे, तो कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 12, और उसके कितने मोल हैं, एक ही मोल है, यानी कि 12 केजी कार्बन यूज किया हमने इसमें।
ठीक है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और उसके कितने हैं 2, ठीक है 2 मॉलिक्यूल्स हैं टोटल, तो 16 दूनी 32, 32 kg ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी इसके लिए अगर मास की टर्म में देखें तो। और कार्बन डाइऑक्साइड में आ जाते हैं, 12 प्लस 32 44, तो 44 kg कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। तो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से बोल सकते हैं, जैसे मोल की टर्म्स में हमने बोला कि 1 मोल ऑफ कार्बन कंबाइंड विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास की टर्म में अगर हम इसको बोलें कि 12 kg ऑफ कार्बन combines with 32 kg of oxygen and produces 44 kg of carbon dioxide। तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास के टर्म में, ठीक है। तो ये आपको बस ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इनके मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, इसको आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको पूरी इक्वेशन को अगर हम 12 से डिवाइड कर देते हैं तो 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 1 kg, 32 को 12 से डिवाइड किया तो 8/3 kg और 44 को डिवाइड किया तो 11/3 kg। इसका मतलब 1 kg कार्बन को, यहां पे बात हो रही है कंप्लीट कंबस्शन की, पूरा का पूरा खत्म होने के लिए, पूरा जलने के लिए, पूरा कंबस्शन होने के लिए 8/3 kg ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। 1 kg कार्बन के, इक्वेशन हमें ये बता रही है, इस इक्वेशन का कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि 1 kg कार्बन के लिए 8 बाई कंप्लीट कंबस्शन के लिए 8/3 kg ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। इसको ध्यान समझना क्योंकि यही टॉपिक अभी आगे बढ़ने वाला है, ऑक्सीजन वाला। तो 1 kg कार्बन के लिए 8/3 kg ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी उसके कंप्लीट कंबस्शन के लिए, और वो 11/3 kg CO2 प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये 11/3 CO2 अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ 1 kg कार्बन के लिए 8/3 kg ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। 1 kg कार्बन के लिए 8/3 kg ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। मैं बार बार बोल रहा हूं इसको क्योंकि आगे यूज होगा इसका। उसी तरह से अगर हम देखें हाइड्रोजन की इक्वेशन, तो हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ कंबाइन होते हैं और 2 मोल वाटर वेपर के बनाती हैं, तो मोल के टर्म्स में होगी। लेकिन अगर इसका मोलिकुलर मास लिखें तो हाइड्रोजन का 1 और इसके हैं 4 तो 4 kg, इसका O का 16 और 16 दूनी 32 और ये आ गया 36। ये इक्वेशन हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 1 kg ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 8 kg ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस 9 kg ऑफ वाटर, या वाटर वेपर कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन की जो जरूरत है वो कार्बन के कंप्लीट कंबस्शन के लिए तो चाहिए 8/3, कार्बन के लिए चाहिए 8/3, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए चाहिए 8, हाइड्रोजन के लिए चाहिए 8, ठीक। सल्फर पे आ जाते हैं, सल्फर का 1 मोल 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा और 1 मोल ऑफ SO2 प्रोड्यूस करेगा। इसके लिखे हैं तो अगर सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 32, SO2 का 64, यानी कि 1 kg ऑफ सल्फर combines with 1 kg of oxygen and produces 2 kg of SO2, यानी कि सल्फर को कंबाइन होने के लिए चाहिए 1 kg ऑफ ऑक्सीजन। सल्फर को चाहिए 1 kg, हाइड्रोजन को चाहिए 8 kg, 1 kg के लिए 1 kg सल्फर के लिए 1 kg ऑक्सीजन कंप्लीट कंबस्शन के लिए, 1 kg हाइड्रोजन के लिए 8 kg ऑक्सीजन और 1 kg कार्बन के लिए 8/3 kg ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो ये जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स हैं फ्यूल के, कार्बन हाइड्रोजन और सल्फर, इनकी इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। और इनकी इक्वेशन से हमें क्या मिला, यहाँ पे क्या पता चला कि 1 kg कार्बन के कंप्लीट कंबस्शन के लिए चाहिए 8/3 kg ऑक्सीजन, 1 kg हाइड्रोजन के कंप्लीट कंबस्शन के लिए चाहिए 8 kg ऑक्सीजन और 1 kg सल्फर के कंप्लीट कंबस्शन के लिए चाहिए 1 kg ऑक्सीजन, ठीक है। अब मीथेन की जो इक्वेशन अभी हमने देखी थी, CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O, ठीक है। ये होती है मीथेन की इक्वेशन। तो मीथेन जो कि गैस है, तो गैस तो हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन को भी लिख सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन को जनरली हम kg के फॉर्म में ही लिखते हैं। तो ये जो है मीथेन को हम दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी फ्यूल को हम दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। जो गैसेस हैं उनको जनरली हम मीटर क्यूब की फॉर्म में डिनोट करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर kg की फॉर्म में भी डिनोट कर लेते हैं। तो इसको मीटर क्यूब की फॉर्म में भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन को भी मीटर क्यूब वॉल्यूम की फॉर्म में कर सकते हैं, हाइड्रोजन भी गैस है। तो अगर मीटर क्यूब की फॉर्म में करेंगे तो वही आएगा 1 मीटर क्यूब
1 meter cube of methane combines with 2 meter cube of oxygen and produces 1 meter cube of carbon dioxide and 2 meter cube of hydrogen. ठीक है, अब इसको अगर हम लिखें केजी के टर्म में, मास के टर्म में, तो CH4 का कार्बन का 12 और H के 4 हैं तो 4, 16 हो गया। ऑक्सीजन का 16 और 4 हैं तो 64 हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का तो 44 है, ये रहा 44 यहाँ पे। और 2H2O का 36 हो गया, 2H2O का भी ये रहा 36। ठीक है, यानी कि 16 केजी मेथेन के कंप्लीट कंबशन के लिए चाहिए 64 केजी ऑक्सीजन। तो इसको अगर डिवाइड कर देते हैं 16 से पूरी इक्वेशन को, तो आएगा 1 केजी ऑफ मेथेन के कंप्लीट कंबशन के लिए चाहिए 4 केजी ऑफ ऑक्सीजन। 1 केजी ऑफ मेथेन के कंप्लीट कंबशन के लिए चाहिए 4 केजी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहां पे अलग अलग नहीं देखना है, मेथेन में कार्बन है, हाइड्रोजन है, कंबाइंड जो है वो इक्वेशन लिखेंगे मेथेन की ऑक्सीजन के साथ में, और उसके हिसाब से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि 1 केजी मेथेन के कंप्लीट कंबशन के लिए चाहिए हमें 4 केजी ऑक्सीजन। 1 केजी मेथेन के कंप्लीट कंबशन के लिए चाहिए होगी हमें 4 केजी ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसके बाद ये इक्वेशंस मेन है यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर की। इसके बाद हम इजीली देखिए फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी फ्यूल के कंप्लीट कंबशन के लिए हमें कितनी ऑक्सीजन की जरूरत होगी, थ्योरेटिकल और स्टेक्योमेट्रिक मास ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन। स्टेक्योमेट्रिक और थ्योरेटिकल का मतलब क्या है कि जस्ट सफिशिएंट, मतलब पूरा पूरा, बिल्कुल पूरा पूरा। जैसे हम बात कर रहे हैं 1 केजी कार्बन की, तो 1 केजी कार्बन के कंप्लीट कंबशन के लिए जो हमें ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड है कितनी है, 8/3 केजी। तो वो 8/3 केजी जो एयर ऑक्सीजन का मास है, जो ऑक्सीजन का मास है, उसको हम बोलेंगे थ्योरेटिकल और स्टेक्योमेट्रिक मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 केजी ऑफ कार्बन, 8/3। उसी तरह हाइड्रोजन के लिए जैसे अगर 8 केजी की जरूरत है तो 8 केजी क्या है, थ्योरेटिकल और स्टेक्योमेट्रिक मास ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, तो देखते हैं कि किसी फ्यूल में अगर कार्बन है, हाइड्रोजन है और सल्फर है, तो इन सब के कंप्लीट कंबशन के लिए टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 केजी ऑफ फ्यूल, अगर हमने उस फ्यूल का 1 केजी लिया, ठीक है, 1 केजी अगर उस फ्यूल का लिया, तो उस फ्यूल के 1 केजी लेने पे हमें कितनी टोटल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब उसमें फ्यूल में जो भी कोई फ्यूल होगा उसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और सल्फर होगा। ये 3 चीजों के अलावा और कुछ तो होगा नहीं उसमें किसी भी फ्यूल में। कार्बन का हमें पता है कि 1 केजी कार्बन के लिए 8/3 केजी ऑक्सीजन चाहिए, 1 केजी हाइड्रोजन के लिए 8 केजी ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ 8/3 केजी चाहिए, और 1 केजी सल्फर के लिए 1 केजी चाहिए। ठीक है, तो अगेन यहां पे भी हमें उस फ्यूल का केमिकल एनालिसिस पता होना चाहिए। जैसे हीटिंग वैल्यू फाइंड आउट, ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला, हीटिंग वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किसी फ्यूल का हमें केमिकल एनालिसिस चाहिए होगा कि उस फ्यूल में कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना सल्फर है। उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फाइंड आउट करना है तो हमें उस फ्यूल का केमिकल एनालिसिस चाहिए होगा। अगर हमें केमिकल एनालिसिस पता लग गया कि सपोज हमने 1 केजी फ्यूल लिया और उस 1 केजी में सपोज 60% जो है वो तो कार्बन है, 60% कार्बन है, 60%, ठीक है, और 30% जो है वो हाइड्रोजन है और 10% सल्फर है, 10% उसमें सल्फर है। तो ये तो हो गया परसेंटेज में, लेकिन हमें चाहिए अमाउंट। तो कार्बन का अमाउंट कितना हो गया, 60% मतलब 0.6, हाइड्रोजन का 30% मतलब 0.3, और ऑक्सीजन सल्फर का 10% मतलब 0.1। तो 1 केजी कार्बन के कंप्लीट कंबशन के लिए चाहिए 8/3 केजी, तो 0.6 केजी के लिए कितनी चाहिए होगी, 8/3 मल्टीप्लाइड बाई 0.6। ठीक है, तो ये आ गया 8/3 मल्टीप्लाइड बाई कार्बन का अमाउंट। तो 0.6 होगा तो 0.6 रख देंगे, 0.7 होगा तो 0.7 रख देंगे।
0.8 होगा तो 0.8 रख देंगे। 1 kg फ्यूल की बात करिए तो 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, ठीक है। उसी तरीके से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना है 0.3, तो 1 kg हाइड्रोजन के लिए चाहिए 8 kg, 0.3 के लिए तो कम चाहिए होगी ना, तो 0.3 के लिए कितनी चाहिए होगी 8 इंटू 0.3, तो 8 इंटू एच, एच का जितना अमाउंट होगा उतनी ऑक्सीजन के हिसाब से हाइड्रोजन उसके साथ कंबाइन हो जाएगी। तो 0.3 अगर होगा तो 8 इंटू 0.3, 0.2 होगा तो 8 इंटू 0.2, 0.6 होगा तो 8 इंटू 0.6, तो ये आ गया 8H यहाँ पे। तो CHS यहाँ पे क्या डिनोट कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड सल्फर इन 1 kg ऑफ फ्यूल, इन 1 kg ऑफ फ्यूल, टोटल नहीं 1 kg ऑफ फ्यूल में कितना है, ठीक है। उसके बाद सल्फर, सल्फर का कितना है 0.1, तो 1 kg के लिए चाहिए 1 kg, 0.1 के लिए कितना चाहिए होगा 1 इंटू 0.1, तो 1 इंटू 0.1, 0.2 है तो 1 इंटू 0.2, 0.3 है तो 1 इंटू 0.3, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा कि किसी फ्यूल के 1 kg के कंप्लीट कंबशन के लिए कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होगी। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 3 बार बोल रहा हूं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्योंकि अभी हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, उसके बाद एयर की बात करेंगे, ठीक है। तो 1 kg किसी भी फ्यूल के 1 kg के कंप्लीट कंबशन के लिए कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी वो हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। 8/3C प्लस 8H प्लस S, जहां पे C, H और S है अमाउंट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड सल्फर इन 1 kg ऑफ फ्यूल, इन 1 kg ऑफ फ्यूल, ठीक है, 1 kg ऑफ फ्यूल। तो अब आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि ये जो मीथेन की कंबशन रिएक्शन हमने पढ़ी, 1 kg कार्बन के लिए चाहिए था 8/3 kg ऑक्सीजन, और 1 kg हाइड्रोजन के लिए चाहिए था 8 kg ऑक्सीजन, और इसमें है कार्बन और हाइड्रोजन, तो इसके लिए चाहिए 8 kg, इसके लिए 8/3, तो 8 और 8/3 को ऐड करेंगे तो काफी ज्यादा आएगा, लेकिन यहाँ इस इक्वेशन तो ये तो बता रही है कि 1 kg कार्बन के लिए 4 kg ऑक्सीजन चाहिए, तो 8 तो हाइड्रोजन के लिए चाहिए, तो टोटल के लिए 4 कैसे हो सकता है, ये तो गलत है फिर। गलत नहीं है, देखिए आपको ये नहीं पता कि ये जो आपने 1 kg मेथेन लिया है, तो टोटल 1 kg मेथेन है, इसमें कार्बन कितना है और हाइड्रोजन कितना है परसेंटेज। तो जब आपको इसका केमिकल एनालिसिस पता होगा कि 1 kg मेथेन में कार्बन कितना है और 1 kg मेथेन में हाइड्रोजन कितना है, तब आप फाइंड आउट कर पाएंगे, और इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 4 kg आ जाएगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी फ्यूल के, इसमें सल्फर तो है नहीं, सल्फर का तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1 kg मेथेन के कंप्लीट कंबशन के लिए, या 1 kg किसी भी फ्यूल के कंप्लीट कंबशन के लिए, कंप्लीट कंबशन के लिए कितनी ऑक्सीजन की जरूरत होगी, और जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होगी 1 kg फ्यूल के कंप्लीट कंबशन के लिए, उसको बोलेंगे थ्योरेटिकल और स्टेक्योमेट्रिक एयर, मतलब बिल्कुल उतनी अगर हम बात कर रहे हैं, जितनी जरूरत है उतनी ही एयर की बात कर रहे हैं, उतनी ही ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे थ्योरेटिकल और स्टेक्योमेट्रिक एयर, थियोरेटिकल एंड स्टेक्योमेट्रिक ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, अभी मेथेन के बारे में हमने देखा, तो मेथेन का तो हमें पता है, उसकी कंबशन इक्वेशन से हमने ऑलरेडी देख लिया कि 1 kg मेथेन के लिए, 1 kg मेथेन के लिए, 1 kg मेथेन के कंप्लीट कंबशन के लिए चाहिए हमें 4 kg ऑक्सीजन, 4 kg ऑक्सीजन। और अभी हमने देखा कि किसी भी फ्यूल के 1 kg के लिए हमें कितनी ऑक्सीजन चाहिए, वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, 8/3C प्लस 8H प्लस S से। तो मेथेन पे आ जाते हैं, तो मेथेन की इक्वेशन देखें तो उसका हमें केमिकल एनालिसिस कैसे मिलेगा। देखिए अब मेथेन का 1 kg हमने लिया, तो कैसे पता लगेगा कि उस 1 kg मेथेन में कितना कार्बन है और कितना हाइड्रोजन है, पहले हमें उसका केमिकल एनालिसिस पता करना पड़ेगा ना, तभी तो हम यहाँ पे पुट करेंगे। सल्फर तो है नहीं, तो सल्फर वाली टर्म तो 0 हो गई, ठीक है। तो सल्फर वाली टर्म तो यहाँ पे 0 हो गई। तो देखिए 1 kg मेथेन, मेथेन का टोटल कितना है 12 और 4 16 kg, कार्बन और हाइड्रोजन को अगर मिला देते हैं, इक्वेशन में देख लेते हैं, तो 16 kg, 16 kg मेथेन बनता है कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाने से, ठीक है। अब इसमें देखिए कार्बन का कितना है 12, तो 16 kg मेथेन में कार्बन कितना है 12 kg, तो 1 kg में कितना हुआ 12/16, कार्बन कितना है 12/16, ये क्या है कार्बन। हाइड्रोजन कितना है
4/16, क्योंकि 16 kg में हाइड्रोजन है 4, तो एक में कितना हो गया 4/16। ठीक है भाई। तो 14/16 kg जो है वो हाइड्रोजन है 1 kg मेथेन में, और 12/16 जो है वो कार्बन है 1 kg मेथेन। तो ये हमें यहां से इसका पता लग गया केमिकल एनालिसिस। ठीक, मेथेन में 1 kg मेथेन में 12/16 kg कार्बन है और 4/16 kg हाइड्रोजन है। अब आते हैं फॉर्मूले पे। तो देखिए फॉर्मूले में अब हमें पता लग गया कि कार्बन कितना है 1 kg मेथेन में और हाइड्रोजन कितना है, सल्फर तो है ही नहीं, तो कितना एयर का रिक्वायरमेंट होगा, देखिए 8/3 मल्टीप्लाइड बाई कार्बन कितना है उसमें 12/16 प्लस 8 इंटू हाइड्रोजन कितना है 4/16, 4/16, और सल्फर तो है नहीं। ठीक है, अब देखो ये कितना आया 8 2 16 और 3 2 6 और 6 इंटू 2, तो यहाँ पे सिर्फ बचा 2, और इधर 8 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, तो 2 + 2 कितना हो गया 4 kg। तो ये तो हमें कंप्लीट उसकी इक्वेशन से भी मिल गया था कि 1 kg मेथेन के कंप्लीट कंबशन के लिए कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है 4 kg। तो ये दोनों जो फॉर्मूला है या फिर हमें केमिकल उसकी इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन, दोनों से ही हमें क्या मिला कि 1 kg मेथेन के कंप्लीट कंबशन के लिए 4 kg ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं इफ सम ऑक्सीजन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन फ्यूल, if some oxygen is already present in fuel, then total oxygen required for complete combustion of 1 kg of fuel। देखिए अब अगर मेथेन का एग्जांपल ले लीजिए, तो मेथेन के 1 kg ऑक्सीजन के लिए 4 kg मेथेन के 1 kg मेथेन के लिए कंप्लीट कंबशन के लिए 4 kg ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर उस किसी फ्यूल में पहले से कुछ ऑक्सीजन है, सपोज एक्स फ्यूल है हमारे पास, और इस एक्स फ्यूल में के कंप्लीट कंबशन के लिए 5 kg ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और ये जो इसकी जो कंपोजिशन है उसमें 1 kg पहले से ही ऑक्सीजन है, तो अब टोटल ऑक्सीजन की जरूरत कितनी पड़ेगी 8/3C + 8H + S। ये वाला जो फॉर्मूला था ये तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, जितनी उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी वो माइनस हो जाएगी, 1 kg अगर है तो 1 kg माइनस होगी। तो यहाँ पे O क्या है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन 1 kg ऑफ फ्यूल। तो अगर किसी फ्यूल में ऑक्सीजन पहले से ही प्रेजेंट है तो उस उतनी जो क्वांटिटी है ऑक्सीजन की वो टोटल में से माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब मेथेन है CH4, मेथेन में तो ऑक्सीजन है नहीं, तो मेथेन के लिए तो 4 kg चाहिए होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा फ्यूल हम ले लें जिसके कंप्लीट कंबशन के लिए 5 kg ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और 1 kg उसमें पहले से ही है, तो फिर कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी 4 kg। तो ये यहां से आ जाएगा 8/3C + 8H + S और -O, जितनी उसमें ऑक्सीजन है उसको माइनस कर दो, सिंपल है। तो ये तो बात हो गई ऑक्सीजन की, किसी भी फ्यूल के कंप्लीट कंबशन के लिए कितनी ऑक्सीजन की जरूरत होगी, थ्योरेटिकल या स्टेक्योमेट्रिक, जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होगी ये वो हमने फाइंड आउट कर लिया। लेकिन अब ऑक्सीजन जो है, जब भी हम किसी फ्यूल के कंबशन की बात करते हैं कहीं भी, तो ऑक्सीजन का टैंक अलग से नहीं लेके आते। फ्यूल को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन कहीं भी अगर आप देखेंगे, कहीं भी किसी भी कंबशन में, बॉयलर हो, इंटरनल कंबशन इंजन हो, आप अपनी गाड़ियों में फ्यूल भरवाते हैं, ऑक्सीजन भरवाते हैं, देखा है कभी किसी को? तो ऑक्सीजन का गाड़ी में कोई टैंक नहीं है, तो फिर ऑक्सीजन आए कहां से? ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में वैसे ही इतनी अवेलेबल है, उसका टैंक लगा के फायदा क्या? ठीक है, प्योर ऑक्सीजन सप्लाई करने की जरूरत क्या है? इवन एक इंजन ऐसा भी है, उसके बारे में बताऊं, ह्यूमन लंग्स, उसको भी तो ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन हम एयर इनहेल कर रहे हैं ना कि ऑक्सीजन। और जब लंग्स बीमार हो जाते हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऑक्सीजन सप्लाई लगानी पड़ती है, उस समय पे प्योर ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक है, तो उस समय पे हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत पड़ती है। इस बात से तो आप इस पेंडेमिक के टाइम पे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ भी होंगे। तो उसी तरीके से जो इंजन हैं या जो भी कंबशन इक्वेशन हैं वो भी काम चला लेती हैं एयर से ही। एयर में जितनी ऑक्सीजन है
उसी से काम चला लेंगे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, सपोज मेथेन है, तो मेथेन 1 kg मेथेन हमने लिया, उसके कंप्लीट कंबशन के लिए 4 kg ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर हम उसको 4 kg एयर सप्लाई कर देंगे तो काम बन जाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि 1 kg तो हमने एयर सप्लाई की, उस 1 kg में ऑक्सीजन कितनी है ये भी तो पता होना चाहिए। अगर हमने, क्योंकि अगर हम एटमॉस्फेरिक एयर की बात कर रहे हैं तो उसमें तो और भी बहुत सारी गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बाकी सबको भी छोड़ दें, अगर सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ले लें, क्योंकि मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं एटमॉस्फेरिक एयर में वो सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, मतलब 99% जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, बाकी 1% में ऑर्गन सबसे ज्यादा है, और बाकी फिर छोटा छोटा अमाउंट है बाकी गैसेस का, CO2, वाटर वेपर, ये सब चीजें। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बाकी जो वो 1% है उसको नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। हम ये मानते हैं कि जो टोटल 100% एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है, सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है। ठीक है, तो अब नाइट्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है, अगर हमने 1 kg मेथेन के लिए 4 kg एयर सप्लाई कर दी, और सपोज के उस 4 kg एयर में सिर्फ 2 kg ऑक्सीजन है, तो पूरा ऑक्सीजन तो सिर्फ 2 kg मिली, नाइट्रोजन का तो रिएक्शन में कोई पार्ट है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेथेन जो है वो 50% ही चल पाएगी, 50% बेकार रह जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम सप्लाई तो एयर ही करेंगे उसको, लेकिन एक जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उतनी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करेंगे। उसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक एयर में कितना ऑक्सीजन है, उस हिसाब से हम कन्वर्ट करके ज्यादा एयर सप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक एयर की अगर हम कंपोजिशन देखें तो एटमॉस्फेरिक एयर में 77% जो है वो तो नाइट्रोजन है, और 23% ऑक्सीजन है, अगर हम देखें मास के हिसाब से। तो मींस मास के हिसाब से क्या मतलब है कि अगर हमने 1 kg एटमॉस्फेरिक एयर ले ली, 1 kg मास के हिसाब से बात कर रहे हैं तो केजी में, तो उस 1 kg में 770 ग्राम जो है वो नाइट्रोजन होगी और 230 ग्राम ऑक्सीजन होगी। ठीक, और नाइट्रोजन जो है वो 79% है, 79% नाइट्रोजन है एटमॉस्फेरिक एयर में, और 21% ऑक्सीजन है। अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखते हैं तो वॉल्यूम के हिसाब से मतलब कि अगर 1 मीटर क्यूब एटमॉस्फेरिक एयर हमने ली, 1 मीटर क्यूब, तो उसमें से 0.79 मीटर क्यूब नाइट्रोजन होगी और 0.21 मीटर क्यूब जो है वो ऑक्सीजन होगी। तो वॉल्यूम के हिसाब से 79 और 21 है, मास के हिसाब से 77 और 23 है। तो अभी हम मास के हिसाब से चल रहे हैं, तो हम अभी 77 और 23 पे फोकस करते हैं। अब देखिए, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है कि अगर 1 kg एयर हम लेते हैं, 1 kg एयर हम लेते हैं, तो उसमें से 230 ग्राम ऑक्सीजन है। 1 kg एयर अगर हम लेते हैं तो उसमें से 230 ग्राम जो है वो क्या है, ऑक्सीजन, और 770 ग्राम जो है वो नाइट्रोजन। ठीक है, क्लियर हो गया ये? तो अब देखते हैं कि अगर किसी फ्यूल के कंप्लीट कंबशन के लिए 4 kg एयर की जरूरत थी, सॉरी 4 kg ऑक्सीजन की जरूरत थी। ठीक है, 4 kg ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो एयर की कितनी जरूरत होगी, 100/23 से 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उतनी एयर सप्लाई करनी पड़ेगी, तब हमें 4 kg ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, क्योंकि देखो 23% है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 230 ग्राम ऑक्सीजन है, किसमें, 1000 ग्राम एयर में, 1000 ग्राम एयर में। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन, 1 ग्राम कितने में होगी, 1000 डिवाइडेड बाई 230, या फिर 100/23। तो 1 ग्राम किस में होगी, 100/23 में। तो अगर हमें, तो 1 kg भी इसमें होगी। ठीक है, तो ग्राम के हिसाब से हमने देख लिया, अगर केजी के हिसाब से देखें तो केजी के हिसाब से 1 ग्राम ऑक्सीजन अगर हमें चाहिए तो हमें 100/23 ग्राम एयर लेनी पड़ेगी।
और 1 kg ऑक्सीजन चाहिए, अगर हम इसको केजी में कन्वर्ट कर लें तो दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 kg अगर हमें ऑक्सीजन चाहिए, अगर हमें 1 kg ऑक्सीजन चाहिए तो हमें 100/23 kg, 100/23 kg एयर लेनी पड़ेगी। 100/23 kg एयर हमें लेनी पड़ेगी अगर हमें 1 kg ऑक्सीजन चाहिए तो। अब मेथेन की बात करें, मेथेन के 1 kg मेथेन के कंप्लीट कंबस्शन के लिए चाहिए 4 kg ऑक्सीजन, 4 kg ऑक्सीजन चाहिए। तो 1 kg ऑक्सीजन के लिए तो हम एयर ले रहे हैं 100/23, 4 kg ऑक्सीजन के लिए कितनी लेंगे 400/23। इसका मतलब जितनी ऑक्सीजन चाहिए उसको 100/23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100/23 यानी कि 4.35 टाइम्स, 4.35 गुना एयर की जरूरत पड़ेगी हमें। जितनी ऑक्सीजन चाहिए उसका 4.35 टाइम्स ऑफ एयर की जरूरत पड़ेगी हमें। एयर हमें उससे ज्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि ऑक्सीजन कम है ना। ठीक है। और अगर मीटर क्यूब की बात करें तो 4.7 मीटर क्यूब देनी पड़ेगी। वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो 4.76 जो है वो इतने टाइम्स देनी पड़ेगी अगर वॉल्यूम के टर्म्स में देख रहे हैं तो फिलहाल हम केजी के टर्म पे फोकस करते हैं। 100/23 यानी कि 4.35 टाइम्स एयर की जरूरत पड़ेगी 1 kg ऑक्सीजन के लिए। ये तो था 1 kg ऑक्सीजन के लिए 4.35 kg एयर हमें देनी पड़ेगी। 1 kg ऑक्सीजन के लिए 4.35 kg एयर सप्लाई करनी पड़ेगी। 2 kg के लिए 2 टाइम्स हो जाएगा, 4 kg के लिए 4 टाइम्स हो जाएगा, 7 kg के लिए 7 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। तो थियोरेटिकल ऑक्सीजन जो चाहिए थी किसी फ्यूल के कंप्लीट कंबशन के लिए वो थी 8/3C प्लस 8H प्लस S माइनस O। इतनी जो थी वो थियोरेटिकल ऑक्सीजन की जरूरत थी। अब जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है किसी फ्यूल के कंप्लीट कंबशन के लिए, एयर का अगर हम निकालें तो उसका 100/23 टाइम्स, 100/23 टाइम्स एयर की जरूरत पड़ेगी। तो इसका 100/23 कर दे। ठीक है। तो ये आ जाएगी theoretical और stoichiometric mass of air required for complete combustion of 1 kg of fuel। ठीक है। 100/23 टाइम्स 8/3C प्लस 8H प्लस S माइनस O, यानी कि इतनी तो ऑक्सीजन चाहिए थी 1 kg फ्यूल के कंप्लीट कंबस्शन के लिए। ऑक्सीजन, एयर कितनी चाहिए उसका 100/23 टाइम्स कर दो बस। तो ये हो गया, इतनी एयर हमें चाहिए किसी फ्यूल के कंप्लीट कंबस्शन। ठीक है। अब एयर में क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमने मान रखे हैं। तो कंप्लीट CH4 के कंप्लीट कंबस्शन के लिए 1 kg के लिए हमें चाहिए थी ये 1 kg के लिए हमें चाहिए थी 4 kg। यहाँ पे कितना है 16 के लिए 64, यानी कि 1 के लिए 4 kg चाहिए थी। लेकिन हमने ऑक्सीजन सप्लाई नहीं की, यहाँ पे 4 kg ऑक्सीजन चाहिए थी, लेकिन 4 kg ऑक्सीजन के लिए हमने इसमें सप्लाई की है 4 × 4.35 kg एयर सप्लाई करिए। मतलब उसमें नाइट्रोजन भी अपने आप आ गई। तो नाइट्रोजन कितनी आई उसमें, अब देखो नाइट्रोजन कितनी आ गई। 1 kg, 1 kg ऑक्सीजन के साथ 1 kg ऑक्सीजन के लिए 100/23 तो एयर आएगी। अब इस 100/23 में 77/23 एयर भी से ऐड हो जाएगी। 77/23 नाइट्रोजन और 23/23 ऑक्सीजन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा एयर 100/23। ठीक है। यानी कि अगर 1 kg ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं 23/23 1, तो 77/23 kg नाइट्रोजन भी उसके साथ आ जाएगी, तभी तो 100/23 एयर आ जाएगी। दोनों को ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, 77 + 23। ठीक है। अब अगर वॉल्यूम के टर्म में देखें तो यही जो 77/23 था ये 79/21 हो जाएगा अगर वॉल्यूम के टर्म में देखें तो, क्योंकि मेथेन तो गैस है ना, उसको वॉल्यूम के टर्म में लिख रहे हैं। तो वॉल्यूम के टर्म में अगर ये आएगी तो 79/21 नाइट्रोजन आ जाएगी। देखिए तो ऑक्सीजन, ये जो O2 है ऑक्सीजन, इसका हमने कितना लिया 2, 2 गुना। तो नाइट्रोजन अगर एक लेते तो 79/21 नाइट्रोजन तो आती, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो 2 नाइट्रोजन और मल्टीप्लाई होगी।
तो ये वाला जो पार्ट है ये भी इक्वेशन में ऐड हो जाएगा, लेकिन ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा, ये एज इट इज आपका फाइनल प्रोडक्ट में निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन में ऐड भले ही हो गया है, लेकिन ये रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है, जैसा यहाँ पे LHS में ऐड हुआ वैसे ही RHS में निकल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट कंबशन इक्वेशन ऑफ मेथेन। 79/21 इसलिए किया क्योंकि इसको वॉल्यूम के टर्म में लिखा हुआ है, अगर इसको मास के टर्म में लिखते तो 77/23 हो जाता। तो ये 77/23 या 79/23 नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ आ जाती है, 1 kg ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे 2 थे तो 2 टाइम्स हो गई। ठीक है, तो दिस इज द एयर रिक्वायर्ड कितनी होती है किसी फ्यूल के कंप्लीट कंबशन के लिए।